नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, ज्योग्राफी श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। इंडियन ज्योग्राफी भी काफी अब तो लेक्चर हो गए हैं। आज ये उसका पांचवा पार्ट रहेगा, पांचवा लेक्चर रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं। भारत के भूगोल में आज का जो आपका चैप्टर है वो है भारत के तटीय भाग और भारत की तटरेखा। किसको तटरेखा कहते हैं, तटरेखा कितने एरिया से होकर जाती है, कितने किलोमीटर लगभग में है, ये सारी चीजें हम इसके चैप्टर के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। फिर वही चीज प्रश्न के माध्यम से हम चीजें समझ रहे हैं। पूर्वावलोकन जो श्रृंखला है उसके तरीके से हम चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं। मैप में आपके लिए लगा के ले आया हूं ताकि कुछ जो मुझे समझाना है बेसिक बात समझा दूं। तट रेखा से क्या मतलब है? भारत की समुद्री सीमा। शॉर्ट में आप ऐसे समझिए, टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए। 9 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 ओडिशा और 9 वेस्ट बंगाल। टोटल 9 राज्य हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दादरा नागर और दमनदीप, और ये यहां हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पुदुचेरी को मान सकते हैं हम, ये। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा हो जाएगा लक्षद्वीप। तो टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल 13 हैं जिनसे होकर हमारी सीमा जो क्या कहते हैं तट रेखा होकर गुजरती है। सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, लगभग 1250 किलोमीटर पड़ती है। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। और सबसे छोटी किसकी मानी जाती है? आपके गोवा की। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट थे, आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम अभी आगे भी समझ लेंगे। ये क्या है? बेसिकली पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, ये हम अभी आगे समझ लेंगे। इसको समझ लेते हैं, ये क्या है। देखो, हमारा भारत ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में बिल्कुल सीधी सी रेखा सी, सीधी सी बाउंड्री बनाता हुआ आता हो। कोई थोड़ा सा आगे ऐसे निकला हुआ है, कोई द्वीप थोड़ा पीछे है। जूम करके आप इस एरिया को देखोगे तो ये ऐसा सा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है? इस सारे ये जो एरिया आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हो ना, ये डॉटेड डॉटेड एरिया है जो स्थल खंड है ना। स्थल खंड के बाहरी बिंदुओं को मिलाते हुए ये जो लाइन खींची जाती है, इस लाइन को अपन कहते हैं आधार रेखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा के अंतर्गत जो जलीय भाग आ गया ना, जो जलीय भाग आ गया उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम आंतरिक जल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आंतरिक जल। अब आधार रेखा के 12 नॉटिकल मील बाद तक, आधार रेखा के 12 नॉटिकल मील बाद तक जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये रही, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समीपस्थ मंडल, है ना। नहीं, इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय रेखा जो होती है। ठीक है, चलो इसके बाद वाली क्या होती है? इसके बाद वाली रेखा होती है आपकी, इसके बाद वाला एरिया होता है, ये बोलता है कंटीजियस जोन। ठीक है, कंटीजियस जोन होता है या समीपस्थ मंडल होता है। ये भी 12 ये है, ये 12 यहां से है, ये 12 यहां से है। मतलब यहां पर हमारा क्या है? यहां पर हमारा अनन्य क्षेत्राधिकार है, यहां हमारे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस एरिया में हम टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। और फिर यहां से आधार से 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? अनन्य आर्थिक मंडल होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, SEZ इसको बोलते हैं। यहां हम क्या कर सकते हैं? यहां हम सारे वैज्ञानिक खोज इत्यादि कर सकते हैं। मतलब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक हमारा हिस्सा है। उसके बाद ओपन सी आ जाता है, खुला समुद्र आ जाता है। वहां कोई भी देश, कोई भी कुछ भी एरिया, कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो सबका अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, ओपन सी है। चलिए देखते हैं, अब सवालों के माध्यम से चीजें समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई का जो समुद्र तट है वहां से हम औसत समुद्र तल की मतलब हाइट ले लेते हैं। वहां से हम अनुमान लगाते हैं कि फलानी चीज समुद्र तट से इतनी ऊंची है, ये भाई साहब समुद्र तट से इतने ऊंचे हैं, ये स्थान समुद्र तट से इतना ऊंचा है, ये चीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो जो हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसका विस्तार कितना माना जाता है? आधार रेखा आप लोगों ने समझी। आधार रेखा क्या थी? जो सारे एक्स्ट्रा लाइंस को मिलाने वाली चीज थी,
वो आधार रेखा थी। आधार रेखा से जो दूसरा वाली हमने 12 नॉटिकल मील पर जो रेखा खींची थी उसको क्या बोलते हैं, प्रादेशिक जल। मतलब ये पूरी तरह से हमारा है, इस पे किसी और का हक नहीं है ना, तुम मेरे हो, ठीक है, मतलब पूरी तरह से हमारा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। चलिए आगे चलते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। तटरेखा हमने आपने देखी ली, ये जो जितनी भी समुद्र से जो रेखा छू रही थी उसको तटरेखा बोलते हैं। तो टोटल तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। उसके नियरेस्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है, अब देखो ये सवाल गलत है, मतलब इसके ऑप्शन गलत है। तटरेखा में भी लंबाई जो अपनी है ना वो मानी जाती है लगभग 5400 किलोमीटर, तो क्या है, मेनलैंड की है। और उसके साथ साथ 5400 के बाद की जो 2000 किलोमीटर लगभग आपकी पड़ जाती है वो आपकी है जो द्वीप समूह आपके हैं। जैसे जो अभी हमने नहीं मैप पे देखा था कि ये तो हमारे कुछ राज्य थे, ठीक है, ये कुछ राज्य थे, राज्य के सिवा इधर क्या था, लक्षद्वीप समूह, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लगभग जो 7516 किलोमीटर है उसमें लगभग 5400 किलोमीटर किसकी है, 5400 किलोमीटर हमारे मेनलैंड की है, मेन राज्यों की है। और बची हुई लगभग 2100 किलोमीटर वो किसकी है, वो इन भाइयों की है। तो तटरेखा है, इसमें सारे गलत है ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सारे गलत है, कितनी है, 7516 किलोमीटर, इसको याद रखोगे आप। चलो आगे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो मैंने आपको बता दिया टोटल सारे फैक्ट दोबारा याद कराना हूं। टोटल कितने राज्य छू रहे हैं, 13। 13 में 9 स्टेट हैं, 9 राज्य हैं और 4 आपके क्या हैं, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की तटरेखा बनाते हैं। ठीक है, 9 स्टेट 4 केंद्र शासित। 9 स्टेट में भी सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, गुजरात है, जिसकी सबसे ज्यादा सीमा रेखा छूती है। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखोगे, कई बार सवाल पूछा गया है, थोक के भाव सवाल ये पूछे गए हैं। और 2 रुपए किलो वाला सवाल है, 2 रुपए किलो वाले सवाल कौन से होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे वाले सवाल, छोटू भाई वाले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1215 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 1215 किलोमीटर। चलो, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है, आप देख रहे हो सवाल के आने का वो देखो, 14, 6, 6, 6, 7 और पीछे फिर आ गया। ठीक है, तो किसकी है, वही सवाल, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा, लंबी तटरेखा, मतलब घुमा फिरा के ना वही जलेबी लेके आनी है, ऐसा करके कर लो, ऐसा करके घुमा लो। तो सबसे लंबी तटरेखा आपको याद रखनी है किसकी है, और लो आपके वाले एग्जाम में आया है 2016 में, किसकी है, गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। चलो, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, मैं अभी आपको बता के आया हूं, कितने, दोबारा सुन लो, 13 टोटल हैं, 13 टोटल हैं। 13 में से 9 स्टेट हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दादरा नागर हवेली दमन दीप, अब एक हो गया है, तो एक वो हो गया, दूसरा पुदुचेरी हो गया, तीसरा लक्षद्वीप हो गया, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य पूछ रहा है, मतलब 9 राज्य इससे हमारे लगे हुए हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसका नाम था। ठीक है, रत्नाकर नाम से किसको सूचित करते थे, यह बात चल रही है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा, रत्नाकर नाम हम किसको कहते थे, हिंद महासागर का नाम, जो हमारे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ हैं या प्राचीन साहित्य है उनमें क्या मिलता है, रत्नाकर। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, मतलब पूछा, रिपीट नहीं हुआ है, बहुत पुराना पूछा हुआ सवाल है, रिपीट नहीं हुआ है। ऐसे सवाल अगर कोई आ जाते हैं तो ये मतलब इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अच्छा सवाल है, पूछने लायक सवाल है, लेकिन पूछा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, तो तटीय अपर्दन आप समझते हो कि किसी भी प्राकृतिक कारक या मानव निर्मित कारक द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का बह जाना, कट जाना, इसको क्या बोलते हैं, तटीय अपर्दन। तो तटीय अपर्दन, ज्वार भाटा तो तटीय अपर्दन करेंगे नहीं। ठीक है, मतलब वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, डेली सिस्टम चल रहा है। धाराओं, सुनामी तो सब कुछ खत्म कर देंगी मामला। लहरें जो आती रहती है ना, जैसे मान लो लहर उठती हुई आई और फिर पीछे लौट गई, ओ हो, फिर आ गई फिर लौट गई, ये क्या कर रही, सबसे ज्यादा अपर्दन यही शैतानी करती रहती है, आई अपने साथ मिट्टी भाग। तो तटीय अपर्दन सबसे ज्यादा किससे होता है, लहरों से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलो अब आ गए आपके पूर्वी और पश्चिमी तट, है ना, पूर्वी और पश्चिमी तट, इनका कैटेगराइजेशन है, जो मैप मैंने वहां छोड़ा था वो अब देख लेते हैं। चलिए ये देखो, ये आपका है इधर वाला पश्चिमी तट, ये आपका है इधर वाला पूर्वी तट। इनको हमने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है, कुछ और डिवाइडेशन इनके कर रखे हैं। तो ये अपना गुजरात तक वाला जो, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से ऊपर तक वाला जो तट है पूरा गुजरात से, इसको अपन बोलते हैं काठियावाड़ तट, ठीक है। फिर महाराष्ट्र नीचे गोवा तक मान लीजिए, इसको बोलते हैं कुंकण तट, ठीक है। और गोवा से नीचे कन्याकुमारी तक को बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। तो आपको याद रखना है काठियावाड़ तो ये प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप ही कहलाता है, तो ये तो गुजरात वाला ही होगा। कोंकण को याद रखना, कोंकण बीच में है, नीचे कौन सा है, नीचे मालाबार है, ठीक है, मालामाल है, मालाबार है, ठीक है। चलो फिर आगे देख लेते हैं, इधर पूर्वी घाट के जो तट हैं हमारे, उनको दो में बांटा जाता है। ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी सरकार, ये तो याद रखना सरल है, ऊपर है तो उत्तरी सरकार है, और नीचे वाला कौन सा है, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो इस कैटेगराइजेशन को भी आप याद रखेंगे, इससे भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ऊपर वाला काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर मालाबार, और इधर ऊपर वाला उत्तरी सरकार, और इधर कोरोमंडल तट। आपको पता होना चाहिए पूरब वाले कोरोमंडल और उत्तरी सरकार हैं, ठीक है। कोरोमंडल में कंफ्यूजन होता है, याद रखना। चलो भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। अब देखो ये कुछ आपको वो दिए हैं, क्या कहते हैं, जो पत्तन है, प्रमुख बंदरगाह हैं। जैसे देखो मैं ये यहां पर लिखे हुए हैं आपके पश्चिम तटीय। अब बात चल रही है पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। मुंबई है, आपको पता है। कांडला भी आपको पता होगा, सिंपल सा है। मुर्मू गांव, इसको याद रख लेना, गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये महाराष्ट्र में पड़ जाता है। जंजीरा भी महाराष्ट्र में पड़ता है। उडुपी कर्नाटक में पड़ता है। कोचीन केरल में, और न्यू मंगलोर कर्नाटक, ये है। ये फेमस है। वही पूछ रहा है पश्चिम तट पे, देखो कौन कौन से पढ़ के आए, जंजीरा पढ़ के आए थे, ये रहा जलजीरा नहीं, जंजीरा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही कुछ पश्चिमी तट पे हैं, कुछ पश्चिमी तट, पूर्वी तट पे भी हैं। पश्चिमी तट वाले तो हमने देख लिए, कुछ पूर्वी तट पे भी हैं, उनको भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये आपके हैं पूर्वी तट पर, जैसे प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, विशाखापट्टनम है, ठीक है, और हल्दिया है, ये तो फेमस है बहुत। पारादीप है, एन्नौर है ना, न्यू तूतीकोरिन है, ये सारे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, निम्नांकित शहरों पर इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछ रहा है। सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा। तो जब आप भारत का मैप देखते हो तो ये यहां महाराष्ट्र है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये जो जंजीरा है ना, ये महाराष्ट्र में सबसे ऊपर पड़ जाता है। तो एक देखो किसमें पहले, ए में ही पहले है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। फिर देखते हैं उसके बाद सिंधु दुर्ग भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। सिंधु दुर्ग भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी इसके बगल में हो जाएगा, यानी एक के बाद क्या होना चाहिए, चार। तो एक के बाद चार किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। ये थोड़ा टफ सवाल में इसको मानूंगा, क्योंकि इतना एरिया हम लोगों को नहीं पता होता है ना। तो ऐसे ही सवाल होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं पेपर में, मतलब आपको नहीं पता, फिर गलत हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। मैप पे देख लेना, जंजीरा सबसे ऊपर है, 1 4, फिर आ जाएगा आपका कुन्नूर, ठीक है, कुन्नूर आ जाएगा, फिर नागरकोइल आ जाएगा, ये बिल्कुल नीचे यहां आके पड़ जाता है। नागरकोइल 3 सबसे लास्ट में होगा। तो अगर मैप पे एक बार देख लोगे तो हल्का सा रिमाइंड रहेगा कि हाँ भाई कौन सबसे पहले है, कौन सबसे बाद में है, उस तरीके से, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी यहां हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसके दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र, सब मिलकर अद्भुत बन जाता है। यह किसके बारे में बात हो रही है, तो ये जो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है आपकी पांडिचेरी के बारे में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्यों, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना, ये तमिलनाडु के पास एक डेनमार्क बस्ती थी, उसका नाम कुछ तरन्नम करके था, ठीक है, पांडिचेरी नहीं, मैं गलत बोल गया हूं, तरन्नम करके कुछ था, मैं नाम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं। तमिलनाडु के तट पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वो बस्ती किसके पास थी, वो बस्ती डेनमार्क वासियों के पास थी। तो वहां उनके चर्च वर्च वो सब सिस्टम है, ठीक है। बहुत पुराना सवाल है, अच्छे सवाल हैं ये, इनका पूरा डिटेल आपको देकर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ये हमने नीचे की जगह साइड में दे दिया। भारत के तटीय क्षेत्र के कौन से भाग घोषित करते हैं। देखो ये क्या है, समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, तो प्रदूषण का तो इतना भयंकर मानचित्र देंगे नहीं। लवणता गहनता सम्मान रेखा, बे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता विस्तार है, तो प्रभुसत्ता विस्तार को यहां तक थोड़ी ना है, यह भी गलत हो गया। अंतरजलीय उच्चावच रेखा, हां तो ये उच्चावच रेखाएं हैं। देखो कैसे कि स्थल के पास वाला एरिया है,
है ना, ये देखो एक सा दिखाया है, स्थल के पास है तो वो क्या होगा, थोड़ा उथला हुआ एरिया होगा, उसके बाद थोड़ा और दूर चले जाएंगे और गहरा एरिया होता चला जाएगा, और गहरा एरिया होता चला जाएगा, तो उसी हिसाब से इन्होंने दिखाया है। तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखाएं हैं। उच्चावच रेखा आप समझते हो, स्थल पर या समुद्र में एक सी हाइट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, उच्चावच रेखा बोलते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन फिर भी हमें देखते तो चलना है ना, आइडिया लेते चलना है। चलो, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि कौन इनमें से पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जंजीरा पढ़ के आए थे। जंजीरा हमने देखा था हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है, जंजीरा हमने देखा था महाराष्ट्र में है। उडुपी हमने देखा था कर्नाटक में। ठीक है, उडुपी था। तूतीकोरियन नहीं था, तूतीकोरियन तो इधर था, और ओरीविले तो पांडिचेरी तमिलनाडु में पड़ता है, पांडिचेरी तमिलनाडु में पड़ता है, मतलब ये तो मुझे कंफर्म। यहीं पे तो क्या था, अरविंदो घोष वाला आश्रम था, मतलब कहीं से भी कनेक्ट कर लो अगर आपको याद आ जाए तो। ठीक है, 3 हटाओ, 3 हटाया तो वैसे ही मेरे 1 2 4 रह गए। तूतीकोरियन तो मुझे पता है इधर आगे पड़ता है, तमिलनाडु तट पर पड़ता है, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको मैप पे एक बार लोकेट कर लेना। ठीक है, मुझे एक मैप लेके आना चाहिए था ताकि आप लोगों को वो चीजें रिमाइंड रहती। इनको एक काम करना, जो जो प्रमुख प्रमुख बंदरगाह हैं, जो जो क्वेश्चन में एटलीस्ट पूछ लिए गए हैं, उनको मैप पे लोकेट कर लेना। जितनी बार भी मैं बोलता हूं ना मैप बना लेना, मैप पे लोकेट कर लेना, गधा नहीं हूं जो बोलता हूं, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, है ना। दोबारा जब प्रश्न कर रहे होंगे उस मैप को देख लेंगे, चीज दिमाग में बस जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यही तो सवाल चाहिए बस हमें। ठीक है, चलो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, जो गोपालपुर में, मैं जानता हूं कि गोपालपुर कहां पड़ता है, गोपालपुर आपके ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, गोपालपुर कहां पड़ता है, आपके ओडिशा में पड़ता है, तो गोपालपुर को पहले, सबसे पहले जो पता है उसको मिलाओ। बी का तीसरा देखो किसमें, एक इसमें है, एक इसमें है। आगे चलते हैं, जो दीघा बंदरगाह है वो कहां है, दीघा सागर पुलिन का क्या मतलब होता है, बीच। बीच हिंदी अंग्रेजी में लिख लो, बीच, बीच नहीं होते। तो दीघा कहां पड़ता है, दीघा पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में। कैसे याद कर लो, पश्चिम बंगाल वाली दीदी है, दीदी और दीघा। ठीक है, तो दीघा। ठीक है, चलो, तो दीघा कहां पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। ए का दूसरा हो जाएगा, देखो ए का दूसरा किस में है, इसी में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कलांगुट जो है वो आपका पड़ जाता है गोवा में, सी का चौथा होगा। और मरीना बीच आपका पड़ता है, ये तो बहुत फेमस है, तमिलनाडु में। ठीक है, पूछ रहा है मरीना, है ना, तो वो मतलब अब कोई तो मैं छोड़ के चली गई, उससे पूछ रहा हूं कि भाई मेरे बिना मरी नहीं, तो वो पूछ रही है पहले तू मिल ले फिर मर जाऊंगी। ठीक है, तो मरीना और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को हमेशा कनेक्ट करो, तमिल, तू मिल। ठीक है, तो तू मिल, उसके बाद मरूंगी। ठीक है, पहले तुझे मारूंगी फिर मरूंगी। तो मरीना बीच कहां है, तमिलनाडु में है। चलिए, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है ना। अभी हम देखते आए थे अभी जो हमने मैप देखा था पूरा अपना भारत वाला, जो हमने तट का वर्णन किया था कि भाई ये कौन कौन से हैं, ये हमने देखा था काठियावाड़ है। ठीक है, फिर ये हमने देखा था कोंकण था, ये मालाबार था। फिर इधर हमने आके देखा कि ऊपर वाले जो थे वो उत्तरी सरकार थे और नीचे वाला जो था वो कोरोमंडल था। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश यहां पड़ जाता है, तमिलनाडु उसके नीचे पड़ता है, मतलब नीचे वाला पूछ रहा है हमसे, तो वो कौन सा था, वो था हमारा कोरोमंडल तट, है ना। इनमें मालाबार कौन सा था, तो ये वाला जो पूर्व पश्चिमी की तरफ था ये मालाबार था, उत्तरी सरकार आपका ये वाला एरिया रहा, और कोंकण कौन सा रहा, इसके ऊपर वाला रहा। ये सारे एरिया में पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलो, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, फिर वही बात आ गई, फिर वही पूछ रहा है। ये तमिलनाडु का अभी पूछ लिया, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का पूछ लिया, तमिलनाडु का तट कौन सा कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट क्या कहलाता है, तमिलनाडु का तट कहलाता है। एक बार फिर बता देता हूं आपको मैप पे बना के, ताकि चीजें दिमाग में एटलीस्ट बस जाएं। ठीक है, जैसे ये मैप है तो ऊपर वाला जो है ये है काठियावाड़ तट, इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण तट, फिर गोवा से लेकर नीचे तक इसको बोलते हैं मालाबार तट, फिर इधर आ जाओगे तो इधर यहां से लेके नीचे से लेके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक इसको बोलते हैं क्या, कोरोमंडल तट, और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, है ना। 3 बार बता रहा हूं तो इसका कुछ अर्थ है, बार बार बता रहा हूं तो मतलब आपके दिमाग में बसाना चाह रहा हूं वो चीज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा एवं डेल्टा के केप कमोरिन के मध्य स्थित है। देखो फिर वही याद आ गई, अब देखो घुमा के पूछ लिया, कृष्णा और कावेरी नदी भी वहीं आके, सॉरी कृष्णा और क्या कहते हैं,
अच्छा कृष्णा डेल्टा पूछा है। और केप कमोरिन किसको कहते हैं? कन्याकुमारी को बोला जाता था केप कमोरिन, है ना। कन्याकुमारी को नाम कहीं कहीं जो एंशिएंट वो हैं, जो ट्रेवलर हैं, उन्होंने नाम उसको केप कमोरिन दिया है। तो केप कमोरिन और कृष्णा के डेल्टा के बीच में कौन सा तट है? तो वही पूछ लिया, तमिलनाडु वाला तट। अभी सर बार बार देखते हुए आ रहे हैं, क्या आंसर हो जाएगा? कोरोमंडल। 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। चलो, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारी कन्या की कुमारी, ठीक है, हमारी जो कन्याकुमारी है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है? हमारी नहीं, हमारा जो हमारा कन्याकुमारी है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है केप कमोरिन के नाम से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है, ठीक है, लोकेट करो। पश्चिमी तटीय मैदान कह रहे हैं, इसके उत्तरी भाग कह रहे हैं, मतलब इधर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। किस नाम से जाना जा रहा है? अब बिल्कुल उत्तरी होता तो काठियावाड़ होता, लेकिन काठियावाड़ इसमें दिया नहीं है, तो फिर उत्तरी को क्या कहेंगे? उत्तरी को कहेंगे कोंकण। दक्षिणी पूछ लेता, मालाबार, है ना। और ये क्या है? ये पूर्वी घाट का दक्षिणी है, ठीक है, ये पूर्वी घाट का दक्षिणी है। तो याद रखना है, पश्चिमी घाट का उत्तरी, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाते हैं? कोंकण, है ना। 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आ गए द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, ठीक है, कुछ द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह देख लेते हैं इसमें। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, देख रहे हो, सैंडल पीक को किस नाम से दिया है? पल्याण शिखर। हे भगवान, कैसा कैसा हिंदी अनुवाद करते हो, ठीक है। वो किस में है? सैडल पीक माना जाता है, सैडल पीक माना जाता है अंडमान निकोबार की हाईएस्ट चोटी है, पर्वत चोटी। शायद इसकी हाइट लगभग 750 के आसपास है, या तो 752 है या 742 है, मतलब 750 के आसपास इसकी हाइट है, 750 मीटर, ठीक है। तो ये सैडल पीक माना जाता है क्योंकि अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार पूरे 2 आइलैंड हैं, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अब अंडमान में भी जो ऊपर वाला अंडमान है, ग्रेट अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है, सॉरी निकोबार ग्रेट है, उत्तरी अंडमान जो है उसमें मिलती है हमें कौन सी? सैडल पीक। तो वही पूछ रहा है सैडल पीक कहां स्थित है? आप याद रखोगे उत्तरी अंडमान में अपनी सैडल पीक है। चलो आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? देखो सेम सवाल है, 2009 में, पीछे वाला कब पूछा गया है? 1996 में, मतलब पता होगा ना आपको, कहानी चल जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो कौन हो जाएगी? सैडल पीक। सर आप तो आपने भी बता दिया, ठीक है, सैडल पीक होगी सबसे हाइट वाली चोटी, और ये कहां है? उत्तरी अंडमान में आके पड़ती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अंडमान में निकोबार ये कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप नहीं है, ये तो बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, 850 के आसपास द्वीप हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप तो नहीं है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, बात बिल्कुल ठीक है। अरब सागर में द्वीप समूह है, अरब सागर में तो लक्षद्वीप है, हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं, तो 2 द्वीप तो नहीं है, 2 द्वीप, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी। भारत के मैप पे लोकेट कर लेते हैं, इधर वाला हिस्सा अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार यहां से। ये जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की ये जो म्यांमार वाली श्रृंखला जो निकल के आ रही है, वहां अराकन यूमा माउंटेन है, माना जाता है कि ये अराकन यूमा के ही अवशिष्ट हैं, है ना। अराकन यूमा जहां कम ऊंचाई का था वो समुद्र में डूब गया, जहां ज्यादा हाइट का था वहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान आ से अराकन यूमा, ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वो कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? या तो ये मिसटाइप है या गलत हो गया है, ठीक है, 850 के आसपास है, ठीक है। लक्षद्वीप में 36 है, उसमें शायद 826 सबसे समथिंग है, 800 प्लस है, ठीक है। तो ये इसका आंसर गलत है, 800 प्लस है, ये बुक में भी ऐसा ही है, मिसप्रिंट है या गलत आया है सवाल, जो भी है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा अलग होता है? ये बेसिकली डिग्री है क्या? 10 डिग्री चैनल क्या है सर? 10 डिग्री चैनल कुछ नहीं है, जो आपकी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है ना, जो आपकी अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, वही 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा किसके बीच में से होकर जा रही है? आपको ये पता होना चाहिए। ऊपर क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार को अलग करती है। उसमें भी डिटेलिंग में पूछ ले तो भाई साहब लिटिल अंडमान, छोटे वाले अंडमान, और कार निकोबार को अलग करती है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? लिटिल अंडमान, जैसे
10 साल का है कोई तो लिटिल ही तो होगा, छोटा ही तो होगा, तो वही वाली ऐसे करके दिमाग में रख लो। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है, या फिर अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? सेम रिपीटेड सवाल है, किसको अलग करता है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान जैसा तो है कुछ नहीं, दक्षिणी और लिटिल अंडमान नहीं, अंडमान और निकोबार को, उसमें भी लिटिल अंडमान, जैसे ऐसे याद रख लें 10 डिग्री चैनल है, 10 साल का बालक है, तो क्या होगा? लिटिल ही तो होगा, छोटा ही तो होगा, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, अगर और डीप में पूछेगा तो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई सब विचार। बैरन द्वीप समूह, ये आप देख रहे हो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये बैरन आइसलैंड है। ठीक है, बैरन आइलैंड है। ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, हमारा है ये बैरन द्वीप, जो ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब है। अब देखो कितना शैतान स्टेटमेंट है ये। जो बैरन द्वीप है वो ग्रेट निकोबार नहीं, अंडमान के पूर्व में है, ग्रेट निकोबार के तो उत्तर में है। ठीक है, लगभग 140 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। तो ग्रेट निकोबार के तो कहां है? पूरब, उत्तर में है, लेकिन अंडमान कहता तो मान लेते उसके पूरब में है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको बहुत मैप की नॉलेज चाहिए। खैर, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ। गलत बात है, ये तो सक्रिय ज्वालामुखी है, हर 2-3 साल बाद कूदता फुदकता रहता है, तो तीसरा भी गलत है ना। हालांकि आप अगर आइडिया लगाते तो तीसरा गलत करते तो वैसे ही आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता, केवल एक इसका सही है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं, बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बैरन द्वीप अब किस में अवस्थित है? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही मेरा किस में है? बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान का ही पड़ोसी है कौन? बैरन आइलैंड। ठीक है, तो कहां स्थित हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल, ये पूरा देखो आपको लगा के भी दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में। ये रहा बैरन आइलैंड। ठीक है, ज्वालामुखी है, ये पूरी बे ऑफ बंगाल है, तो कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे चलते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? वही सेम, मतलब रिपीटेड सवाल, घुमा फिरा के, कभी ऐसे कभी कैसे कभी कैसे। अब पूछ रहा है कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उद्गम से हुआ? तो बैरन आइलैंड है, बार बार पढ़ने हैं, बैरन आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? अरे भाई साहब फिर वही बात आ गई। तो ज्वालामुखी द्वीप, अब आपको इससे रिलेटेड देखो कई सवाल पूछे हैं, आपको क्या याद रखना है? इसकी लोकेशन याद रखनी है। अंडमान के पूर्व में है, ना कि निकोबार के। ठीक है, अंडमान और निकोबार दोनों, तो अंडमान के पूर्व में है, ना कि निकोबार के। लोकेशन याद रखनी है। दूसरा, एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में है। तो ये फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप। ठीक है, बाकी अंडमान का एक याद रखोगे क्या? इसकी सबसे हाईटेस्ट चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, और वो भी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो पुलिकट झील ये रही आपकी, ये रही, ये इसमें दिखाई हुई है। ठीक है, मैं सॉरी, वो देखो ये दिखाई हुई है, ये रही आपकी पुलिकट झील, है ना। तो ये पुलिकट झील है ना, ये इसको और जूम इन करके दिखाया गया है। पुलिकट लेक है, और ये कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक पे ही क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, जहां क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। ठीक है, पुलिकट झील के समीप स्थित है हरिकोटा द्वीप। चलो आगे चलते हैं, राम सेतु शुरू होता है। देखो राम सेतु जो अपना शुरू होता है, ये पूरा पम्बन आइलैंड है, और पम्बन आइलैंड का सबसे लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो डॉटेड लाइन, ये है आपकी राम सेतु। ठीक है, एडम ब्रिज भी इसको बोलते हैं या राम सेतु बोलते हैं। ठीक है, चलो तो कहां से शुरू होता है? शुरू होता है आपका धनुषकोडी से। ये देखो, ये रहा धनुषकोडी, ये रहा रामेश्वरम, रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी है, धनुषकोडी से ये राम सेतु शुरू होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट स्थित है? तो देखो अंडमान और निकोबार, तो ग्रेट निकोबार के निकट जब आपने देखा था, आपने द्वीप समूह देखे थे, तो ये देखो ये अंडमान निकोबार आया, फिर यहां से इंडोनेशिया का शुरू हो गया,
सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, ठीक है। बोर्नियो तो इधर, तो सबसे पास में जो होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ठीक है। सबसे पास में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ठीक है। चलो इसको एक बार मैप पे देख लेना, वैसे मैं लगा लाता, मैंने फिर भी आपको बता दिया ये अंडमान निकोबार है, यहां से ये सुमात्रा बड़ा सा है, फिर ये जावा है, बाली है, लोम्बेक है, ठीक है। ये बोर्नियो आइलैंड पड़ता है, देख लेना नीचे। चलो अब आ गए अरब सागर के द्वीप समूह। तो अरब सागर का कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं, ठीक है। और माना जाता है ये प्रवाल से बने हैं, ठीक है, प्रवाल से बने हुए हैं, प्रवाल का एकत्रीकरण होके ये प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह। चलिए लक्षद्वीप कहां अवस्थित है? बहुत बेसिक सा सवाल, अरब सागर में। जैसे अपन ने देखा ना, ये भारत, ये इधर बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, तो अपना अंडमान निकोबार जो था वो बंगाल की खाड़ी में था और लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में है। तो ऑप्शन नंबर 35 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? लक्का द्वीप समूह मतलब लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब टफ सवाल है, ऐसे आपको भी नहीं पता होगा कि भाई इनमें से कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है ना। लक्का द्वीप समूह में कौन सा अवस्थित नहीं है? अब ये नाम ही देख लो, तिलंचांग, अगाथी, करवत्ती। चलो करवत्ती तो आपने सुना होगा, ये तो मान लोगे, फिर भी 3 में तो रह गए, कलेपनी और ये, लेकिन इसका जो सही आंसर है ना तिलंचांग है, वो इसमें अवस्थित नहीं है। ये सवाल देखो मैं आपको बताता भी चल रहा हूं छोड़ने वाले कौन से सवाल हैं, सारे तो वैसे ही नहीं करने ये सवाल छोड़ने वाले हैं जिनकी आपको हवा ही नहीं है ऊपर से नीचे तक, इनको अटेम्प्ट लोगे ना तो गलत हो जाएगा। मतलब 99% चांसेस इनके ऐसे रहेंगे गलत होने वाले। अब किसी पे माता रानी की कृपा ही हो तभी वो ए लगा के आएगा, वरना आदमी सोचता है अच्छा ए तो नहीं होता है, डी भी नहीं होता है, ऐसे सवालों का आंसर पहला और लास्ट वाला नहीं होता, बीच में से होगा, लगा बेटा बीच में से गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवाल छोड़ाओ, वो ज्यादा बेहतर है, नेगेटिव तो नहीं देंगे। चलो निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो कहां पाए जा रहे हैं प्रवाल द्वीप? लक्षद्वीप के निकट, ठीक है। लक्षद्वीप के निकट क्या पाए जा रहे हैं? प्रवाल द्वीप पाए जा रहे हैं, क्योंकि लक्षद्वीप खुद एक प्रवाल द्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? फिर वही लौट फेर के बात आ गई, तो कौन प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है इनमें से। ये कार निकोबार, अंडमान, ये किसके हैं? याद रखना अराकन योमा, अराकन योमा पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार में पड़ती है, उसके अवशेष माने जाते हैं ये अंडमान और निकोबार। और प्रवाल द्वीप कौन सा है आपका? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहां अवस्थित है? देखो मैप पे लोकेट करो, ये भारत, हमारा प्यारा भारत, और ये रहा यहां लक्षद्वीप। तो अगर मैं देखूं तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ना तो पूरी तरह से दक्षिण में है ना पूरी तरह से पश्चिम में है, ये इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम भारत में। तो देखो कहां होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व इधर वाला हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में आपका हो जाएगा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 39 का। चलो आगे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? मैंने आपको बताया 36 द्वीप हैं। यहां लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। याद कर लो, उसमें अंडमान निकोबार में तो बहुत हैं, 850 के आसपास है ना, 850 के आसपास है, यहां 36 हैं। देख लेना एग्जैक्ट, उसका भी देख लेना कितना है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ज्वालामुखी उत्पत्ति है क्या? नहीं, ज्वालामुखी तो हमारा बैरन था, वो कहां था? दोबारा याद करो, बैरन था सर, बंगाल की खाड़ी में था, आपने बताया था। और अंडमान के भी उत्तरी अंडमान के बगल में था, और क्या था? सक्रिय ज्वालामुखी था। तो ये ज्वालामुखी लक्षद्वीप से तो कोई मतलब नहीं है, मृदा निक्षेप से इतना काम अंजाम उपयोग में से कोई भी ठीक नहीं, प्रवाल की उत्पत्ति है। हम बोल रहे हैं लक्षद्वीप को कि प्रवाल द्वीप है, प्रवाल की उत्पत्तियों से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 41 का। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो भाई साहब बात चल रही है प्रवाल भित्ति इनमें से किस में नहीं पाई जा रही है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह। तो क्या होगा 42 का आंसर? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में क्या है? कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं। कैम्बे की खाड़ी कहां पड़ रही है देख लो। मन्नार की खाड़ी आपकी यहां पड़ जाती है श्रीलंका के आसपास, यहां मिलेंगे। कच्छ की खाड़ी लक्षद्वीप और मिनिकॉय में तो मिलेगा ही मिलेगा।
कच्छ की खाड़ी पड़ जाती है ऊपर, यहां ये कच्छ की खाड़ी, सॉरी ये कच्छ का रन है और ये कच्छ की खाड़ी है, ऊपर वाला ये कच्छ का रन है, ये कच्छ की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी जहां है ना उसी में पड़ती है केम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में केम्बे की खाड़ी पड़ती है, और खंबात की खाड़ी में क्या है, ये नहीं पाए जाते हैं प्रवाल भित्ति। तो आप ध्यान रखोगे इस बात को, मतलब कंफ्यूजिंग सवाल है और 2019 में आया, ये ऐसे सवाल रिपीट होते, मतलब इनके ऐसे सवालों के रिपीट होने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केम्बे की खाड़ी 42 का। चलो, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है? चलो देख लेते हैं। तो जो मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय द्वीप है, वो मिनिकॉय किसको अलग करता है? मालदीव को। मिनिकॉय से मालदीव अलग होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा। जैसे 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग हो रहे थे, ऐसे ही मिनिकॉय से मालदीव अलग होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा। तो यह माना जाता है भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम मतलब सुदूरवर्ती, दक्षिण की तरफ सुदूरवर्ती द्वीप है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? कौन सा है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के मध्य द्वीप आ जाएगा आपका रामेश्वरम। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल है कि रामेश्वरम से ही हमारा वो शुरू हो जाता है, एडम ब्रिज या राम सेतु जिसको कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालसेट। कौन सा द्वीप है? आप ना अपने गूगल मैप में जूम करके देखना मुंबई, जब आप मुंबई को जूम इन करके देखोगे ना तो वो भी एक द्वीप पे अवस्थित है ना, वो एक द्वीप सा है, चारों तरफ उसके नदी या पानी वाला एरिया है, उस द्वीप को कहते हैं सालसेट द्वीप, जिसपे मुंबई है, इसको याद रखना। और रामेश्वरम क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। सालसेट मुझे लगा आपको बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। चलो, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पर निर्मित है। आबादी की दृष्टि से भी, डेवलपमेंट की दृष्टि से भी, औद्योगिक दृष्टि से भी, मतलब हर दृष्टि से काफी बड़ा नगर है मुंबई आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो माजुली द्वीप, ये को पता होना चाहिए। माजुली द्वीप कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग में स्थित सबसे बड़ा नदी मार्ग द्वीप माना जाता है। अंडमान आपको पता है, लक्षद्वीप पता है, सालसेट द्वीप ही इसका आंसर होगा, सर्वाधिक आबादी। क्यों? क्योंकि मुंबई इस द्वीप पे स्थित है और मुंबई हमको जम गई है। ठीक है, मतलब मुंबई में जो जाता है वहीं जम जाता है, बहुत सारी आबादी है वहां, स्लम्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब जनसंख्या घनत्व वहां का बहुत ज्यादा है। तो इन किसी भी द्वीप की अपेक्षा सालसेट द्वीप पे क्या है? सर्वाधिक आबादी है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कर देंगे साहब सुमेलित। ठीक है, अब देखो इनमें मिलाते हैं। जैसे बेन शियोर, पिरम, द्वारिका द्वीप, ये कहां कहां है? द्वारिका जो आपका पड़ता है ना, यहां आकर पड़ता है इस जगह। ठीक है, तो ये अरेबियन सी, अरब सागर तट मान सकते हैं। तो द्वारिका क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा दूसरा। ढूंढो सी का दूसरा किसमें है? सी का दूसरा एक में ही है, आंसर आपको मिल लिया। चलो आगे चलते हैं। जो बेयंत शियोर है ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में यहां कहीं पड़ता है बेयंत शियोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा, देखो ए का तीसरा है। बी पिरम, पिरम द्वीप आपका पड़ता है खंबात की खाड़ी में, यहां आगे पड़ेगा अंदर की तरफ खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और डी यानी जो द्वीप है आपका वो काठियावाड़ तट, यहां कहीं आगे द्वीप पड़ता है, काठियावाड़ तट में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ये सारे तट देख लो आप, ये खंबात की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये काठियावाड़ तट है, इस तरीके से देख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है। तो जो सर क्रीक वाला अपना जो विवाद है ना, सर क्रीक वाला विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ है। तो ये कहां है? कोरी क्रीक कहां है? ये है आपकी कच्छ के रन में। कच्छ का रन कौन सा वाला एरिया है? ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके से, यहां पड़ता है कच्छ का रन। ठीक है, ये कच्छ का रन दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, तो कच्छ का रन माना जाता है। ये कोरी क्रीक भी वही है ना, कच्छ के रन में स्थित है, ना कि कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी हो जाएगी ये, है ना, कच्छ की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रन में स्थित है। और ये हमारा जो सर क्रीक विवाद है पाकिस्तान के साथ है हमारा। ठीक है, सीमा रेखा संबंधी विवाद। चलो अगला सवाल देखते हैं। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सेम वही सवाल जो मैं बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, वही ये इस कच्छ के रन को लेके ये कहता है कि ये हमारा है, ये दलदली वाला एरिया। भारत कहता है कि हमारा संप्रभु एरिया है, हमारा एरिया। इसको लेके विवाद है थोड़ा सा, है ना, वो जो भी है उनका सिस्टम। तो सर क्रीक विवाद अगर आपसे पूछे किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, इसी के साथ आज की आपकी ये कक्षा खत्म होती है। आज थोड़े कम सवाल थे क्योंकि चैप्टर का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है ना, इस तरीके से। कोई बात नहीं, अगली कक्षा में बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको कक्षाएं कैसी लग रही हैं कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।